हेलो टू एवरीवन। आज के लेक्चर सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आगे टेट का एग्ज़ाम जो है उसमें अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि टेट में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा मार्किंग स्कीम होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो साइकोलॉजी ही है, यानी कि आपका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, उसके बाद साइकोलॉजी है और फिर उसके बाद जो बाकी बच गए हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, ये सब जो है कम पोर्शंस के होते हैं, कम नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर जो है साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे यूपी टेट है, एच टेट है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी जो है स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पियाजे थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे की थ्योरी, कम से कम भी 2 से लेकर के 3 मार्क्स में क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं टेट में। ठीक है, अब जो पियाजे की थ्योरी की बात चल रही है तो यहाँ पर जो हमने पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एचटेट में आए हुए हैं उनको स्टडी करेंगे। देखिए, पियाजे जो है ये स्विट्ज़रलैंड से एक साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने 2 डेवलपमेंट थ्योरी दी हैं। एक है मॉरल डेवलपमेंट, इसी से ही प्रेरणा लेकर के आगे जो है कोहलबर्ग ने प्रोसीड किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। इन्हीं में ही कुछ कॉमन टर्म्स आ जाती हैं, उन टर्म्स को भी हम जो है स्टडी करेंगे। तो ये कंप्लीट जो है वो पियाजे थ्योरी है। अब यहाँ पर डिस्कस अगर हम करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये होता क्या है। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास में बर्थ से लेकर के 0, ठीक है, 0 ईयर्स बर्थ से लेकर के अडल्टहुड तक, यानी कि ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक जितने भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं किसी बच्चे में, उसके बारे में हम स्टेजेस के रूप में पढ़ेंगे कि इस अवस्था में ये हमें देखने को मिलता है, इस अवस्था में हमें ये देखने को मिलता है। इसलिए टोटल यहाँ पर 4 अवस्थाओं में इसे जो है 4 स्टेजेस में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स परसेप्शन थ्रू मेंटल प्रोसेस ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज अडल्टहुड। ठीक है, अब यहाँ पर वो 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं इनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहला जो है वो है सेंसोरी मोटर स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट जो है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फिर इसके बाद थर्ड जो है वो है कंक्रीट, कंक्रीट स्टेज, और जो फोर्थ है वो हमारे पास है अब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इन दोनों के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे कंक्रीट का दूसरा नाम है लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ये प्री चाइल्डहुड स्टेज है सेकंड वाली। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का दूसरा नाम है फॉर्मल स्टेज, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स फॉर्मल स्टेज। अब यहाँ पर इन 4 स्टेजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम नैतिक विकास की बात करें, मॉरल डेवलपमेंट की, तो इस केस में यहाँ पर भी 4 अवस्थाएं आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला जो है ये हमारे पास में है एनोमी स्टेज। सेकंड जो है वो है हिट्रोनोमस, हिट्रोनोमस ऑटोनॉमी। थर्ड जो है वो हमारे पास है हिट्रोनोमस रेसिप्रोसिटी स्टेज, और जो लास्ट जो फोर्थ है वो हमारे पास है अनोमी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी स्टेज। ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो है 4 स्टेजेस में क्लासीफाई है। अब अगर हम इनकी बात करें कि ये कौन कौन से साल में हमें देखने को मिलता है, तो उन पर डिस्कस करें। सेंसरी मोटर स्टेज है 0 से लेकर के 2 ईयर्स तक। नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल 2 से लेकर के ये है 7 साल तक। फिर इसके बाद है कंक्रीट स्टेज, तो ये है 7 से 11, और फिर इसका नेक्स्ट जो है वो 11 से 15 या 18 कह लीजिए यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है एनोमी स्टेज, तो ये हमारे पास क्लासीफाई है 0 से लेकर के 5 तक। ठीक है, हिट्रोनोमस ऑटोनॉमी स्टेज ये हमारे पास है 5 से लेकर के 8 तक। नेक्स्ट है हिट्रोनोमस रेसिप्रोसिटी, तो ये है 8 से लेकर के 13 तक, और ऑटोनॉमी स्टेज जो है ये है 13 से लेकर के 18 तक। ठीक है, ये ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इनको आपने डिवाइड करना है, ये सभी आपको नाम याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो है कुछ कॉमन टर्म्स आती हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। 3 ऐसी टर्म्स हैं जो हमने स्टडी करनी है। पहली है यहाँ पर स्कीमा, नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, नेक्स्ट इज अकोमोडेशन। ध्यान देना है
असिमिलेशन और अकोमोडेशन, कंबाइनली हम इसको कहते हैं अडेप्टेशन। कंबाइनली हम इसको क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। तो ये सभी कॉमन टर्म्स हैं और सभी स्टेजेस हैं, इनको हमने स्टडी करना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मल स्टेज है और सेंसरी मोटर स्टेज है। ये दो जो स्टेजेस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये कम इंपॉर्टेंट है मॉरल डेवलपमेंट की, बट इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज की। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और अकोमोडेशन क्या होता है। देखिए, स्कीमा का मतलब होता है बेसिक बिल्डिंग ऑफ नॉलेज। बेसिक बिल्डिंग ऑफ नॉलेज का मतलब ये हो गया, बच्चे ने किसी चीज़ को देखा है और वो पहचान रहा है उस चीज़ का ये नाम है, तो वो बाकी सभी के लिए ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने एक ऐसा जानवर देखा जिसके 4 पैर होते हैं और किसी ने उसको बताया कि ये हमारे पास क्या है, एक डॉग है, तो वही समझेगा कि जिसके 4 लेग्स हैं वो हमेशा क्या रहेगा, एक डॉग रहेगा। तो ये हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ऑफ नॉलेज है, जो क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। अब जब भी ये ओल्ड स्कीमा काम करेगा, यानी कि जब भी वो एक जानवर देखेगा जिसके 4 लेग्स होंगे, तो वो क्या कहेगा, उसको डॉग कहेगा, बट एक्चुअल में वो कैट भी हो सकती है। अब यहाँ पर एसिमिलेशन का मतलब यही है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि ओल्ड स्कीमा का यूज़ करते हुए यहाँ पर जो नॉलेज है वो हमने नई देखी है। मतलब कि जैसे एक डॉग है जो मान लीजिए ब्लैक कलर का है और इसके 4 लेग्स हैं। अब इसी तरीके से इसने 4 लेग्स का एक वाइट एनिमल देख लिया, तो उसको क्या कहने लग रहा है, ये डॉग ही कहने लग रहा है। उसको क्या कहने लग रहा है, ये डॉग। तो ये ओल्ड स्कीमा का यूज़ करते हुए यहाँ पर इसका नाम भी इसने क्या दे दिया, डॉग ही दे दिया। यानी कि इसको हम कहेंगे एसिमिलेशन, यानी कि ओल्ड स्कीमा का यूज़ करते हुए नई नॉलेज। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर नई नॉलेज को ऐड किया गया है। नई नॉलेज का मतलब, न्यू नॉलेज का मतलब ये हो गया कि हर वो एनिमल जिसके 4 लेग्स हैं या उसका कलर भी अलग हो सकता है, तो वो डॉग नहीं हो सकता, वो कैट भी हो सकता है, वो एलिफेंट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में केसेस बन सकते हैं। तो अकोमोडेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बच्चा जान पा रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं जिसके 4 लेग्स हैं वो हमेशा डॉग नहीं होंगे, वो डिफरेंट एनिमल भी हो सकता है। अकोमोडेशन में उसने जान लिया, यहाँ तक उसने जाना नहीं था, तो यहाँ पर उसने क्या किया, नई नॉलेज को ऐड किया, न्यू नॉलेज को इसने ऐड कर लिया। तो जब ऐड कर लिया तो क्या ओल्ड स्कीमा रहेगा उस टाइम? ओल्ड स्कीमा अब किस में बदल गया है, न्यू स्कीमा में बदल गया है। किस में बदल गया है, न्यू स्कीमा में। तो न्यू स्कीमा में जो बदला है ये किस स्टेज में बदला है, अकोमोडेशन में। ठीक है, अकोमोडेशन में हो गया। तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइनली हम कहते हैं अडेप्टेशन। इसी को एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। स्कीमा का जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पक्षी है, एक बर्ड है जो आसमान में उड़ रहा है, तो हर उड़ती हुई चीज को बच्चा क्या जानेगा, वो क्या है, एक बर्ड है। एरोप्लेन भी उसको दिखेगा तो वो क्या समझेगा, बर्ड है। तो बर्ड जो है वो क्या है, स्कीमा है, क्योंकि वो बेसिक बिल्डिंग ऑफ नॉलेज है। एसिमिलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर वो एरोप्लेन को भी देख रहा है तो अपने ओल्ड स्कीमा का यूज करते हुए जान पा रहा है कि ये एरोप्लेन क्या है, ये भी एक क्या है, बर्ड है। ठीक है, यहां पर अकोमोडेशन में क्या हुआ, नई नॉलेज को उसने ऐड किया है। नई नॉलेज उसके लिए क्या है कि हर उड़ती हुई चीज जो है वो एक बर्ड नहीं हो सकती। किसने उसको ये बताया कि हर उड़ती हुई चीज जो है वो बर्ड नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पर नई स्कीमा है, यानी न्यू स्कीमा यहाँ पर आ जाती है। तो इस केस में क्या हो गया, अकोमोडेशन हो गया, जहां पर बच्चे ने ये जान लिया है। नेक्स्ट जो है, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस हैं इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। देखिए, सबसे जो पहली स्टेज है वो हमारे पास है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का नाम ही बताने लग रहा है कि जो 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन बीइंग में, उनका यूज़ करते हुए एक चाइल्ड जो है मोटर एक्टिविटीज़ कर रहा है। ठीक है, तो सेंसेस का यूज़ करते हुए मोटर एक्टिविटीज़ इसमें बच्चा जो है वो परफॉर्म करता है। इसमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसमें एक तो सेंसेस का यूज़ कर रहा है बच्चा। ठीक है, 5 सेंसेस का यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे हियरिंग है, सीइंग है, टच है, ठीक है, स्मेल है, ये सब चीज़ें। सेकंड जो है, एक टर्म यूज़ होती है इसमें, रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस, इसको कई बार हम इमिटेशन भी कह देते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो बड़ों को देख करके जो हरकत करते हैं उनको क्या करेंगे, चाइल्ड जो है वो क्या करेगा, उसको कॉपी करेगा, नकल करेगा उसकी। थर्ड यहाँ पर जो है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, परमानेंस का मतलब है परमानेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो उसके लिए एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, हालांकि वो वहां पर है भी नहीं तब भी। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो हमारे पास में मुख्य रूप से जो कारण है वो है स्कीमा। बच्चे के दिमाग में कोई चीज़ जैसे फिट हो जाती है
तो वो उसके लिए एग्जिस्टेबल है, चाहे वो हो भी नहीं फिर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पिलो है, तो बच्चा अगर पिलो की तरफ देख रहा है तो वो उसके लिए जो है एग्जिस्टेबल है। अगर वो वहाँ पर नहीं भी है तो भी वो बेड पर क्या देखना चाहेगा, पिलो को देखना चाहेगा। अगर आप उसको छुपा भी देते हैं तो बच्चे को लगेगा कि पिलो जो है वो कहाँ पर है, वो बेड पर होना चाहिए पर वो वहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ पर है, ठीक है। तो बच्चे में उत्सुकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिफ्लेक्स एक्शंस या फिर इमिटेशन और 5 सेंसेस, ये हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो हमारे पास है प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें भी कुछ हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है बच्चे में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होगी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। आप इसको इलॉजिकल रीजनिंग भी कह सकते हैं, यानी कि कोई चीज़, कोई रीजनिंग उसके अंदर प्री एग्जिस्ट कर रही है और वो उसके लिए परमानेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का टाइम है और अमेज़न से जो है किसी ने कुछ ऑर्डर किया है। बच्चा उसको देख रहा है कि आफ्टरनून में अमेज़न वाले आ रहे हैं, उसको कुछ सामान पकड़ा रहे हैं, तो उसके लिए ये रहेगा कि जब भी अमेज़न वाले आएंगे तो आफ्टरनून में आएंगे। अगर किसी टाइम वो जल्दी पहुंच जाते हैं, यानी कि मॉर्निंग के टाइम पहुंच जाएंगे, तो बच्चे को यही लगेगा कि अभी क्या है, आफ्टरनून है, और वो लंच के लिए आपसे डिमांड करेगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आया, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की वजह से आया, क्योंकि उसकी रीजनिंग कैसी है, इलॉजिकल रीजनिंग है, ये इलॉजिकल है, ठीक है। इलॉजिकल थॉट्स उसके दिमाग में आएंगे। नेक्स्ट जो थॉट्स होंगे, इलॉजिकल तो हैं ही वो, साथ ही साथ वो कैसे थॉट्स होंगे, इरिवर्सिबल थॉट्स होंगे, इरिवर्सिबल थॉट्स होंगे। इरिवर्सिबल थॉट्स का मतलब ये हो गया कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि 1 × 2 जो है वो 2 होगा, तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा क्योंकि 2 × 1 जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट नहीं बता पाएगा, ये वो चाइल्ड जो है वो नहीं बता पाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड यहाँ पर जो है वो आता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखने को मिलता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये हो गया कि बच्चे के जो ध्यान में है केंद्रित जो है मेनली, वो क्या चीज़ है, ईगो है। ईगो का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दूसरों का परसेप्शन नहीं सुनेगा, अपनी मानेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इलॉजिकल हो गया, इरिवर्सिबल थॉट्स, ईगोसेंट्रिज्म, एक लास्ट आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब ये हो गया कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स मान लेना। फॉर एग्जांपल जैसे उसने ट्रीज़ देखे, ठीक है, पेड़ पौधे जब वो देखता है तो उसको क्या लगेगा कि ट्रीज़ जो है उनमें भी क्या होता है, स्पिरिट्स होती हैं, सोल होती हैं। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसमें क्या होती है, वो भी चल फिर सकते हैं, उसमें क्या होता है, सोल है या स्पिरिट है, ठीक है। ऐसा बच्चा जानेगा, नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग जो है वो मानने लगेगा। किस स्टेज के अंदर, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए वो किसी बस में सफ़र कर रहा है, तो पेड़ जो है यानी ट्रीज़ जो है वो किधर की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ। तो वैसे सोच रहा है कि बच्चा ये जो ट्रीज़ हैं वो भी क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्रीट या लेटर चाइल्डहुड स्टेज। यहाँ पर इस स्टेज में कुछ चीज़ें यहाँ पर उल्टी हो जाएंगी, ठीक है, अपोजिट हो जाएंगी। देखिए कंक्रीट स्टेज, कंक्रीट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बच्चे को प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रही है और उसी से वो अंदाज़ा लगा रहा है या उसी से ही आगे उसके थॉट्स जो हैं वो बन रहे हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष कोई चीज़ है नहीं पर फिर भी वो क्या सोच सकता है, ठीक है। कंक्रीट में प्रत्यक्ष चीज़ होनी चाहिए। अब इसमें उल्टे केस बनेंगे, जैसे वहाँ पर क्या था, इलॉजिकल थॉट्स था, तो बच्चे में यहाँ पर क्योंकि लेटर चाइल्डहुड है तो लॉजिकल थॉट्स आ जाएंगे, लॉजिकल थॉट्स आ जाएंगे इसमें। ये पहला है। दूसरा जो है वो इरिवर्सिबल थॉट्स था वहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिवर्सिबल थॉट्स आ जाएंगे, रिवर्सिबल थॉट्स यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि अगर 2 × 5 10 होता है तो बच्चा आराम से बताएगा कि 5 × 2 भी क्या होता है, 10 होता है। थर्ड यहाँ पर है ईगोसेंट्रिज्म, वहाँ पर था, ईगोसेंट्रिज्म वहाँ पर था, बच्चा दूसरों का परसेप्शन नहीं सुन रहा था, यहाँ पर ये आकर के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करी गई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक है क्लासिफिकेशन, बच्चा यहाँ पर क्लासीफाई कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे उसको अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइजेस की, उसको जो है डिफरेंट बॉडीज़ उसको दिखाई गई, एक ट्रिंगल शेप की, एक स्क्वायर शेप की, तो उन सबको क्या कर लेगा, क्लासीफाई कर लेगा, डिफ्रेंशिएट कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से सीरिएशन का मतलब होता है सीरीज़ में लगाना। बच्चा जो है उनको सीरीज़ में भी लगा सकता है। फॉर एग्जांपल वो घर बना सकता है, ब्लॉक्स का यूज़ करते हुए वो घर बना सकता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। या ए से लेकर के जेड तक कोई ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को भी वो अरेंज कर सकता है A to Z, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आता है वो कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का मतलब होता है
कि जो बॉडीज़ हैं उसमें जैसे मास है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, वो सब क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, ये बच्चा जान पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्वेश्चंस किए होंगे फिजिक्स के कि एक स्फीयर है, उसको मेल्ट करवा के एक वायर का शेप दे दिया, तो बच्चे को ये पता रहेगा कि इन दोनों का वॉल्यूम जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से बड़ी और छोटी चीज़ हैं, इनमें भी ये क्या कर पाएगा, क्लासीफाई कर पाएगा, उसमें क्लासिफिकेशन में है। सीरीज़ में भी यहाँ पर लगा पाएगा। अगर मान लीजिए एक बॉल है जो बहुत बड़ी है, एक बॉल है वो छोटी है, डिफरेंट मटेरियल्स की है, बट उनका जो मास है वो क्या है, सेम है, तो बच्चा ये बता पाएगा कि दोनों का मास जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कंजर्वेशन रूल यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर कंक्रीट स्टेज है, ध्यान देना है। लॉजिकल थिंकिंग, रिवर्सिबल थॉट्स रहेंगे और यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म खत्म हो जाएगा। और ये 3 तरीके के यहाँ पर क्लासिफिकेशन, सीरीज में लगाना और कंजर्वेशन रूल, ये यहाँ पर बच्चा जान जाएगा। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मल स्टेज। देखिए फॉर्मल स्टेज जो है इसमें ध्यान रखना है, इसमें ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है, फिर से ईगोसेंट्रिज्म फिर से आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट अडल्टहुड स्टेज है, तो ग्रुप्स जो है वो फॉर्म करना पसंद करेंगे बच्चे, तो ग्रुप्स में रहना वो पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों का जो माइंड है वो क्रिएटिव होगा, क्योंकि वो अपने आइडियाज़, थॉट्स जो हैं वो बिना देखे भी सोच सकते हैं, उनके दिमाग में आइडियाज़ जो डिफरेंट चलते हैं इस केस में। क्योंकि यहाँ पर तो कंक्रीट में तो ये था कि बच्चा प्रत्यक्ष देख करके चीज़ों को समझ रहा था, यहाँ पर उसको बोल दिया जाए कोई भी वर्ड या कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है, कुछ भी अगर बोल दिया जाए तो बच्चा थिंकिंग करने लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या रहेगा, क्रिएटिव माइंड का रहेगा। ठीक है, क्रिएटिव रहेगा बच्चा यहाँ पर। अब फॉर्मल स्टेज को इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आता है ना, वो यहाँ पर 4 इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स और हैं जो देखने को मिलते हैं फॉर्मल स्टेज में, उनसे क्वेश्चन जो है आ सकता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये हो गया कि बच्चा किस तरीके से समझेगा। बच्चा सबसे पहले जो है कैसे जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट में प्रोसीड करेगा, उसको वही चीज़ें समझ में आएंगी, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट में समझ में नहीं आएंगी। अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट जाने का मतलब ये है यहाँ पर कि सबसे पहले बच्चे को जो समझाया जाएगा वो है थ्योरम्स हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गया, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद हम कहाँ पर आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स पर आने लग रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर, ये तो फर्स्ट है। सेकेंड यहाँ पर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है फॉर्मल में, वो है इमेजनरी ऑडियंस। इमेजनरी ऑडियंस का मतलब ये हो गया कि बच्चा ऐसे सोचेगा कोई भी एक्टिविटी करते हुए कि सिर्फ मुझे ही देखा जा रहा है, मतलब लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं, ऐसा एक इमेजनरी ऑडियंस जो है वो क्रिएट कर लेगा माइंड के अंदर। थर्ड जो है वो यहाँ पर है पर्सनल फैबल। ठीक है, पर्सनल फैबल। और यहाँ जो फोर्थ है ये है प्रीपोजिशनल थॉट्स। ठीक है, देखो पर्सनल फैबल का मतलब ये हो गया कि खुद के बारे में बड़ाई करना। ठीक है, एक तरीके से मतलब कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने आप को होशियार और चतुर समझेगा, मतलब कि अगर उससे उसके बारे में पूछा जाए तो अपनी बातों को वो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएगा। ठीक है, उसको कहते हैं पर्सनल फैबल। तो इस स्टेज में देखने को मिलता है, अब्स्ट्रैक्ट या फिर फॉर्मल स्टेज में। प्रीपोजिशनल थॉट का मतलब ये हो गया ऐसे थॉट्स जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और कुछ वर्बल या नॉन वर्बल स्टेटमेंट्स में बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा जो है उसको सोच पा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी टीचर ने एक पैराग्राफ जो है उसमें रीडिंग किया जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, लेट अस सपोज वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है, अब बच्चा जो है वो इस यूनिवर्स के बाहर चला जाएगा, उसके दिमाग में सुपरनेचुरल पावर्स जैसे एलियंस हैं और जो है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास में जो थॉट्स हैं वो आ जाएंगे उसके दिमाग में। मतलब कि आउट ऑफ द रियल वर्ल्ड जो थॉट्स होते हैं वो सारे के सारे बच्चे में कहाँ जाएंगे, फॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 करेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पर्सनल फैबल, बच्चा जो है वो खुद के बारे में बड़ाई करता है, चतुर समझता है अपने आप को। इमेजनरी ऑडियंस का मतलब हो गया कि बच्चा ये समझ रहा है कि सिर्फ मुझे ही देखा जा रहा है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये हो गया कि उसको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो अब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट समझ में आती हैं। इस तरीके से हमने प्रोसीड करना होता है बच्चे को समझाने के लिए। और प्रपोजिशनल थॉट का मतलब हो गया कि आउट ऑफ द रियल वर्ल्ड ही विल एबल टू थॉट या ही विल एबल टू क्रिएट एन इमेज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सब हमने जाना। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है कि जो मॉरल डेवलपमेंट है इसके हमारे पास कौन कौन से स्टेजेस थे। देखिए सबसे पहला जो स्टेज था वो हमारे पास था एनोमी स्टेज।
देखिए एनोमी स्टेज जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0 से 5 ईयर्स में आता है। इस स्टेज में बच्चे को सही और गलत के बारे में नहीं पता होता, तो ये वो हर एक्ट करेगा चाहे फिर वो सही है या फिर गलत है। इसलिए कहते हैं छोटे बच्चों की जो गलतियां हैं वो माफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हेटेरोनॉमस अथॉरिटी। हेटेरोनॉमस अथॉरिटी का मतलब ये हो गया कि बच्चा सही काम करेगा लेकिन उसकी खुद की समझ से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए करेगा वो, क्योंकि उसे पनिशमेंट का डर रहेगा। यानी कि पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा जो है वो सही रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। किसमें? हेटेरोनॉमस अथॉरिटी स्टेज के अंदर। कब होती है? 5 to 8 ईयर्स में, 5 to 8 ईयर्स में। ठीक है, फिर इसके बाद 8 से लेकर के 13 साल में बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है हेटेरोनॉमस रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा खुद भी अच्छा काम कर रहा है और दूसरे को भी प्रेरणा दे रहा है, मतलब कि दूसरे से भी चाह रहा है कि तुम भी अच्छे काम करो। इसका मतलब हो गया हेटेरोनॉमस रेसिप्रोसिटी। ठीक है, जैसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है M21 = M12। ठीक है, तो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, और लास्ट जो आता है 4th, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो आता है वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया ऑटो, मतलब स्वतंत्र रूप से खुद जो है वो सही गलत में निर्णय कर पा रहा है। ठीक है, और अगर वो दूसरे के सही गलत का परसेप्शन दे रहा है तो वो उनकी सुन के दे रहा है, यानी कि दूसरे का परसेप्शन ले रहा है, दूसरे के थॉट्स जो है वो लेने लग रहा है, यानी कि उनके जो इंटेंशंस हैं वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उनके इंटेंशंस के हिसाब से ही वो दूसरों में सही और गलत का निर्णय ले सकता है और खुद भी वो स्वतंत्र है कि मैं भी जो है सही और गलत में निर्णय ले सकता हूँ। वो किस में स्टेज में आएगा? ऑटोनॉमी स्टेज में आएगा, जो 4th स्टेज है, जो कहां से कहां तक है? 13 से लेकर के 18 ईयर्स तक है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पियाजे थ्योरी यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, तो पियाजे थ्योरी जो है वो सबसे बड़ी थ्योरी है, इसको जो है अच्छे से कीजिएगा। मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कुछ जो टर्म्स थी उन सभी टर्म्स को हमने अच्छे से जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एस्टेट में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।